जय हिंद मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर अकेडमी पर। तो जैसा कि हम मौर्य डायनेस्टी अपनी ख़त्म कर चुके थे, मैंने आपको बता दिया था कि अशोक के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो मैंने आपको बताया था कि मौर्य उत्तर पीरियड पढ़ेंगे। मौर्य उत्तर पीरियड का मतलब है, जैसे आपने उत्तर मतलब जैसे कि किसी चीज़ के बाद, उसको कहते हैं उत्तर पीरियड। जैसे आपके सिलेबस में नहीं आता वो, जैसे मानव विकास आता है तो उसमें एक उत्तर उस वो आता है, क्या नाम है, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल आता है जो मतलब पाषाण काल के बाद था, तो उसमें आपका उत्तर पाषाण काल में आता है आपका ताम्र पाषाण। तो ऐसे ही मौर्य उत्तर आएगा, तो मौर्यों के बाद का जो पीरियड है ऐसी है। एक आपका आएगी, इसके बाद गुप्त डायनेस्टी पढ़ेंगे हम, तो एक आता है गुप्तोत्तर पीरियड। तो गुप्तोत्तर पीरियड पढ़ेंगे, तो उसमें मतलब गुप्त डायनेस्टी के जो बाद है वो पढ़ेंगे। तो आज हम मौर्योत्तर पीरियड पढ़ रहे हैं, तो मौर्योत्तर पीरियड अपना शुरू करते हैं आज। तो पहले मैं लिखता हूं मौर्योत्तर काल। ठीक है भाई, मौर्योत्तर काल। तो मैंने आपको बताया था अशोक के टाइम पर कि अशोक तक उसमें मेन था आपका। अशोक के बाद ज्यादा कुछ नहीं पूछते आपके। अशोक के बाद और भी राजा आए, जैसे अशोक की मृत्यु हो गई थी, तो अशोक के बाद मैंने आपको बताया था कि 185 तक ये डायनेस्टी थी। 185 तक ये डायनेस्टी थी। तो उसके बाद आपका क्या नाम है, वो आता है अशोक का पुत्र कुणाल आता है, दशरथ आता है, दशरथ के बाद सलीशुक आता है, और फिर आपका देववर्मा आता है, और फिर भद्रथ आता है। तो भद्रथ की हत्या, उसके मतलब सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, तो उसने उसकी हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने जब हत्या कर दी तो शुंग डायनेस्टी की मगध साम्राज्य पर मतलब स्थापित हो जाती है। तो फिर उसके बाद आपकी वो आती है शुंग डायनेस्टी, जो कि हम देखेंगे आज। मैं आपको बता रहा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी आते हैं, वो इतने मतलब इतने बलशाली, मतलब इतने अच्छे राजा नहीं बन पाए जितने मतलब चंद्रगुप्त और वो बने थे अशोक। बिंदुसार भी इतना अच्छा राजा नहीं बन पाया था। तो चंद्रगुप्त और अशोक का ज़्यादा है, और उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और बिंदुसार में आपके जो आते हैं वो मैंने आपको बताई दिए। उसके जो डायमेट्रियस आया था, और क्या नाम है, जो मतलब जो उसके दरबार में दो यात्री आए थे, उनसे क्वेश्चन आते हैं, वे मैंने आपको लिखवाए हैं। ठीक है भाई, मिस्र का जो होता टोलेमी फिलाडेल्फस, उसका जो आया था उसके साथ, वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है भाई। तो अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी आते हैं, क्या नाम है आपका, मैंने कुणाल बताया आपको। कुणाल के बाद दशरथ बताया, दशरथ के बाद आपको मैंने सलीशुक बताया, और सलीशुक और आपका और भद्रथ, और एक आपका मैंने बताया देववर्मा। ये 4-5 उत्तराधिकारी आए। तो आखिरी बात ये है कुल मिला के कि आखिरी उत्तराधिकारी मतलब मगध साम्राज्य में मौर्य डायनेस्टी का भद्रथ रहा, पुराणों के अनुसार भी और वैसे भी। तो भद्रथ की हत्या कर देगा आपका पुष्यमित्र शुंग, जो कि उसका सेनापति होता है। तो इसमें हम मौर्योत्तर पीरियड में दो तरह के पढ़ेंगे। जब मगध साम्राज्य बिखर चुका, तो मगध साम्राज्य बिखर जाने के बाद यहाँ पे लोग मतलब जो राजा शासक हुआ करते थे, जो मौर्यों के अधीन हुआ करते थे, वे अपने अलग अलग खुद को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। स्वतंत्र घोषित करने के बाद तो हम इसमें अपने देशी शासक देखते हैं और विदेशी शासक देखते हैं। ठीक है भाई। तो इसमें मौर्योत्तर पीरियड में हम देखते हैं पहला देशी शासक, और फिर इधर देखते हैं अपना दूसरा विदेशी शासक। विदेशी शासक, ठीक है भाई। तो इसमें हम देशी शासक में क्या देखेंगे, आपका शुंग वंश देखेंगे। शुंग वंश, शुंग के बाद आएगा आपका कणव। कणव के बाद कणव का जो आखिरी उत्तर वो होगा, सिमुक उसकी हत्या कर देगा सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या के बाद आता है सातवाहन। सातवाहन के बाद आते हैं आपके चेदी। ठीक है भाई, चेदी जो कि आपके उड़ीसा वाले रीजन में हुआ करते थे, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ का प्रमुख राजा खारवेल हुआ करता था। ठीक है भाई, वही खारवेल जिसके अभिलेख से हमें ज्ञात हुआ था। क्या ज्ञात हुआ था ये आप कमेंट में बताना, क्योंकि मैं अभी पीछे आपको बता के आया हूँ। ठीक है भाई, कि कहाँ से क्या जानकारी मिली है उस अभिलेख से। तो फिर ये तो आपके देशी शासक हो गए। आज हम जहां तक है शुंग पढ़ लेंगे, कनौज पढ़ लेंगे, सातवाहन थोड़ी सी बड़ी डायनेस्टी है तो इसको कल कर लेंगे। इन 3 डायनेस्टीज को आज पढ़ लेंगे, और फिर अब इधर विदेशी शासक आ जाएंगे आपके। विदेशी शासक में आएंगे आपके क्या नाम है, एक तो हिंदी यवन आएंगे। हिंदी यवन के बाद आएंगे आपके वो, हिंदी यवन के बाद आएंगे आपके
कुषाण। ठीक है भाई, इधर आपको क्या कौन कौन से पढ़ने हैं? हिंदी यवन, हिंदी यवन मतलब इंडो ग्रीक। एक मिनट दोस्तों, हिंदी यवन, यार ये क्या, हिंदी यवन, इसको मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, इसको इंडो ग्रीक्स बोलते हैं। इसमें भी आपके दो मिनांडर और डायमेट्रियस होंगे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसमें आपके शुंग वंश में हम क्या नाम है ज्यादातर, इसमें एक तो आपका वो पढ़ेंगे पुष्यमित्र शुंग और इसका बेटा अग्निमित्र, और ज्यादा फिर इसके बाद जो इसके 3-4 उत्तराधिकारी आएंगे वो नहीं होते। इसका आखिरी शासक था देवभूति, उसकी हत्या कर देगा आपका कणव डायनेस्टी का वसुदेव। वसुदेव में 4 शासक होते हैं, 4 शासकों में इसका सबसे अंतिम राजा होगा जो कि होगा सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या कर देगा आपका सिमुक, जो कि सातवाहन डायनेस्टी रख देगा। और ये चेदी वंश जो कि आपका उड़ीसा वाला रीजन है, ये आपका अलग चल रहा था, ठीक है भाई। इधर आपके विदेशी शासकों में हिंदी यवन होंगे, इसमें 2 आएंगे जो कि भारत पर आक्रमण करेंगे, ठीक है भाई, विदेशी शासक। और इधर आएंगे आपके फिर शक, और फिर आएंगे आपके कुषाण। कुषाण में आपके हम कुजुल कडफिसस, विम कडफिसस और आपका कनिष्क पढ़ेंगे जो कि मेन है सबसे इसमें, ठीक है भाई। आपको ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज मैं थोड़ा सा आपको आज थोड़ा सा क्लास को समझा देता हूं कैसे कैसे हम पढ़ के आए हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, सिंधु घाटी के बाद अपना हमने पढ़ा क्या नाम है आपका वो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद उसी समय उसके बाद हमने पढ़ा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ हमारे जनपद भी उभर रहे थे, तो महाजनपद हमने पढ़े 16 जो थे। महाजनपदों में सबसे ज्यादा मगध हुआ, मगध समृद्धशाली हुआ। मगध पे सबसे पहली जो डायनेस्टी बैठी वो 4 थी जो कि मैंने पढ़ाई आपको, हर्यक, शिशुनाग और आपकी नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के टाइम पर आपकी 2 मतलब जो विदेशी आक्रमण होने लगे थे भारत पर, जिसमें मैंने आपको हकामनी पढ़ाए और आपके यूनानी पढ़ाए। यूनानी में आपको सिकंदर पढ़ाया और हकामनी में मैंने आपको दारा प्रथम, डेरियस और आपका जर्कसीस पढ़ाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जर्कसीस पढ़ाने के बाद मैंने आपको फिर पढ़ाया क्या नाम है मौर्य। मौर्य क्योंकि 4 डायनेस्टी थी, 4 में से हमारी मौर्य रह गई थी तो मौर्य पढ़ाई। मौर्य के बाद मौर्योत्तर पीरियड आता है। मौर्योत्तर पीरियड में देशी शासक होंगे, कुछ विदेशी शासक होंगे। थोड़ा सा हाईलाइट आपको क्लियर हो रहा होगा पीछे से हम किस तरह से जोड़ते हुए पढ़ते आ रहे हैं, मतलब एक टॉपिक अगले टॉपिक से कैसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम अपना कुषाण पढ़ेंगे, ठीक है भाई, ये कुषाण हो गए आपके। तो अब हम आज इसमें मैं बता देता हूँ ये किधर की तरफ हुआ करते थे। जैसे आपका मतलब अब मैं थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर लेता हूँ इंडिया का। ये आपका इंडिया का मैप हो गया भाई। मैप थोड़ा सा देख लियो, ऐसे वैसे ही बन रहा हो, क्योंकि मैप पर आजकल बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, ठीक है भाई। वैसे मैंने तो इतना कुछ नहीं कहा, वैसे ठीक बन रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। तो हुआ क्या है कि आपका क्या नाम है, एक तो ये हो गया आपका ये नॉर्थ वाला, एक हो गया आपका ये दक्कन, और एक हो गया आपका दक्षिण भारत। तो ये आपका है उत्तर भारत। उत्तर भारत ये है आपका दक्कन, ठीक है भाई, और यहां है आपका दक्षिण, ठीक है भाई। दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ये आपका उत्तर भारत हो गया, दक्कन। यहां आपका राज करेंगे सातवाहन, दक्कन वाले एरिया में, दक्कन और दक्षिण वाले में एरिया में। ये दक्षिण की तरफ जो राज होगा इधर होगा इनका आपका चेर, चोल और पांडे, ठीक है भाई। ये आगे हम पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में हम चेर, चोर, पांड्य पढ़ेंगे। दक्कन में आपका ये पढ़ेंगे सातवाहन, और उत्तर में हम आपके पढ़ेंगे हिंदी यवन और आपके क्या नाम है कुषाण पढ़ेंगे, और ये आपके ये पढ़ेंगे शुंग और कणव, ठीक है भाई। ये आपके मगध वाले एरिया में, मगध वाले एरिया में यहां पर ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये आप मान लीजिए ये आपका दक्कन वाला एरिया है।
तो यहाँ आपका हम पढ़ेंगे इस वाले एरिया में जो मगध बिहार वाला रीजन हुआ करता, उसमें आपके शुंग, कणव, सातवाहन आपके यहाँ हुआ करते थे। ये पढ़ेंगे दक्कन में, उत्तर भारत में आपके कुषाण, हिंदीवन पढ़ेंगे, और दक्षिण में आपका चेर और पांड्य। तो आशा करता हूँ थोड़ा सा आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की होगी, क्योंकि यहाँ पर आकर ना बहुत सारी डायनेस्टी एक साथ आ जाती हैं, बहुत सारी डायनेस्टी आ जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज, उन्हें पता नहीं चलता कि कैसे कैसे क्या चल रहा है। मौर्यों तक समझ में आ रहा था, ठीक है भाई 4 डायनेस्टी थी, उसके बाद उसका वध हो रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था, तो समझ में आ गया। यहाँ आपको आगे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, चेर चोर पांड्य कौन थे, आपका सातवाहन कौन थे, मतलब किसके समकालीन थे, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया कहाँ कहाँ हमको क्या पढ़ना है। दक्कन भारत में आपके सातवाहन होंगे, दक्षिण में आपके चेर चोर पांड्य होंगे, और उत्तर भारत में आपके कुषाण, हिंदीवन, शुंग और कणम होंगे। ठीक है भाई, ये होगा ये वाला रीजन। अब आपको समझ आ गया, यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आप एक एक डायनेस्टी पढ़ते चले जाओगे तो आपको रीजन वाइज समझता, मतलब क्षेत्र वाइज या क्षेत्र के हिसाब से समझ आता रहेगा कि कहाँ कौन सी डायनेस्टी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अपना शुंग वंश की स्थापना से शुरू करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। अंतिम शासक बृहद्रथ, जो कि अशोक का उत्तराधिकारी और था, 4-5 उत्तराधिकारी बताए। तो अंतिम बृहद्रथ की हत्या करके ये गद्दी पर बैठ जाएगा मगध की, और शिशुनाग वंश, वो शुंग वंश की स्थापना कर लेगा। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शुंग वंश से पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, इसे अब हम रफ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मौर्योत्तर पीरियड आपका कहां तक बताया था मैंने, 322 से बताया था ना, 322 से 185 तक बताया था। ठीक है भाई, 185 तक बताया था। तो भाई मौर्य डायनेस्टी का टाइम मैंने आपको बताया था, क्या टाइम बताया था आपका, 200 उससे 273 से नहीं, 322 से आपका था, क्या नाम है, 185 तक, 185 तक था। तो 322 से 98 आपका चंद्रगुप्त बैठा था, और 98 से आपका 27 वो था बिंदुसार, और 98 से 73 था। ठीक है भाई, 98 से 73 आपका वो था, और 73 से 273 से आपका 232 तक अशोक बैठा था। लेकिन उस पीरियड में मैंने मौर्य डायनेस्टी का टाइम जो बताया था पूरा 322 से आपका 185 बताया था, और अशोक के टाइम तक आते आते ये 332 रह गया था, वो 232 ईसा पूर्व में, मतलब अशोक का टाइम खत्म हो गया था। ये जो बाकी के टाइम हैं, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो अशोक के उत्तराधिकारी मैंने आपको 4-5 बताए, वो इसमें आते आते मतलब यहाँ उनका काल रहा, लेकिन वो इतना प्रसिद्ध नहीं रहा। ठीक है ना, प्रसिद्ध रहने का कारण यही होता है कि योग्य पिता की योग्य संतान कभी नहीं होती, कभी भी देख लेना इतिहास को उठा के, यही रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य इतना महान शासक था, लेकिन वो भी नहीं, उसका बेटा बिंदुसार, उसका पोता इतना नाम करता है। आप आगे पढ़ते जाओगे, मेडिवल में भी देखोगे, मॉडर्न में भी देखोगे, मतलब योग्य पिता की योग्य संतान देखने को बहुत कम मिलती हैं। ठीक है भाई, आप देख लेना अकबर, बाबर का बेटा हुमायूं लड़खड़ाता हुआ मर जाएगा, मतलब इतिहासकारों ने उसे लड़खड़ाते हुए की भी संज्ञा दी है। बिंदुसार होगा, वो अकबर होगा, उसका बेटा जहांगीर हो जाएगा, जहांगीर 1 नंबर का बेकार। ठीक है भाई, तो ये रहता है। तो 185 तक आते आते इसके अशोक के उत्तराधिकारी हुए खत्म, 185 से। अब हम शुंग वंश देख रहे हैं भाई, ठीक है, और जो मैं क्लियर कर चुका हूं कि शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई। शुंग वंश, शुंग वंश आपका, शुंग वंश आपका आ जाएगा 185 तक, मैंने आपको बताया था। तो 185 ईसा पूर्व से, अभी ईसा पूर्व में चल रहे हैं भाई, ईसा पूर्व से आपका कहां तक आ जाएगा, 75 ईसा पूर्व। ठीक है भाई, ये होगा आपका शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक सबसे पहली बात आपका वो है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। सबसे पहली बात, इसने ब्रदर आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ
रथ की हत्या करके इस वंश की नींव रखी। इस वंश की नींव रखी। ठीक है भाई। और सबसे बड़ी बात, सेनापति हुआ करता था, क्या नाम है आपका, बृहद्रथ का। दूसरा पॉइंट लिख लो इसमें, बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक है भाई, बृहद्रथ का सेनापति था। और क्या नाम है, इसके बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, इसने सबसे पहले पुष्यमित्र की बता दूं, इसने अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत, जो मतलब लिखित में मानी गई है, अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की गई है। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे इसने, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है भाई, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और यज्ञ कराए। और अश्वमेध यज्ञ में आपको बता ही चुका हूं क्या है, 4 प्रकार के यज्ञ बताए थे, अश्वमेध, राजसूय और आपका राजपेय, अश्वमेध, राजसूय, आपका राजपेय और अग्निष्टोम, 4 तरह के यज्ञ बताए थे आपको। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और किए किसने थे, पतंजलि ने किए थे। ये पतंजलि वो नहीं है योग जिन्होंने दिया था योग दर्शन, ठीक है, वो पतंजलि नहीं है, ये है पतंजलि। पतंजलि ने 2 पुस्तक लिखी हैं आपकी, जो कि मेन है। एक तो है आपकी महाभाष्य, और दूसरी आपकी योग सूत्र। 2 इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। ठीक है भाई, 2 पुस्तक लिखी हैं, जो कि क्वेश्चन इनसे बहुत बार आया है। ठीक है भाई, और इसकी जानकारी कहां कहां से प्राप्त होती है, पहले तो आपका महाभाष्य से होगी, जो कि मैं लिखवा दिया आपको, इससे समझ जाना, महाभाष्य से होती है। और आपकी क्या नाम है, पुराणों से पता चलता है, पुराणों से इस वंश का पता चलता है। पुराणों में वायु और मत्स्य पुराण से पता चलता है, वायु और मत्स्य पुराण, वायु और मत्स्य पुराण से पता लगता है भाई। ठीक है, और आपका क्या नाम है, पतंजलि की महाभाष्य हो गई। ठीक है, एक आती है बाणभट्ट की हर्षचरित्र, बाणभट्ट की हर्षचरित्र, हर्षचरित्र से भी जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, एक इससे होगी महाभाष्य हो गई, पुराणों से हो गई, आपकी बाणभट्ट की हर्षचरित्र से हो गई, और आपकी क्या नाम है, एक है इसमें कालिदास की बहुत मतलब नाटक है कालिदास का लिखा हुआ, क्या नाम है, इसके पुत्र के ऊपर, मालविका अग्निमित्रम। आगे जब इसके पुत्र के बारे में बताऊंगा, अग्निमित्र के बारे में, जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जानकारी का स्रोत है एक इसका कालिदास रचित मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, और एक है आपका क्या नाम है, गार्गी संहिता। गार्गी संहिता एक मतलब रचना है, और उसमें इनके टाइम पे यवन, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंडो ग्रीक्स और यवन जो मैं बताए थे आपको विदेशी उसमें शासकों में, मतलब उसमें आपके गार्गी संहिता में उनके आक्रमण के बारे में पता चलता है। गार्गी संहिता, ठीक है भाई, और गार्गी संहिता से यवनों के आक्रमण के बारे में पता चलता है। इसमें क्या नाम है, आपके मालविका और अग्निमित्र जो कि इसका पुत्र होगा, उसके बारे में क्या नाम है, जानकारी मिलेगी, उनके प्रेम संबंधी कुछ, मतलब ये नाटक है। गार्गी संहिता में आपके यवनों के आक्रमण के बारे में पता चलता है। यवन जो होंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई, और जो जिसने आक्रमण किया होगा वो भी आपको बताऊंगा। 2 ही हैं वैसे, मिनांडर और डायमेट्रियस। ठीक है भाई, दोनों ने आक्रमण किया था, वो पढ़ाऊंगा आगे। गार्गी संहिता हो गई आपकी, और क्या नाम है, पतंजलि का महाभाष्य, हर्षचरित्र, और क्या नाम है आपका, एक दिव्य वदान और है।
दिव्य वदान में मतलब क्या नाम है इसको, इसके मतलब जो अशोक ने वे लिखवाए थे 80,000 स्तंभ लिखवाए थे, 80-84,000, उनको मतलब नष्ट करने वाला लिखा गया है। ठीक है भाई, एक पॉइंट और लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिव्य वदान। दिव्य वदान, दिव्य वदान से भी जानकारी मिलती है, और इसमें क्या जानकारी मिलती है, अशोक के स्तंभों को नष्ट करने वाला बताया गया है इसमें, अशोक के स्तंभ लेखों को नष्ट करने वाला बताया है। ठीक है भाई, ये कुछ जानकारी हो गई, अश्वमेध यज्ञ कराया। ठीक है, और इसमें क्या जानकारी है, और एक पॉइंट और लिखो, क्या नाम है, इसका पुत्र हो जाएगा, वो इसके पुत्र के पॉइंट में लिखवाऊंगा। ठीक है भाई, और इसने क्या नाम है विदर्भ की विजय की थी। विदर्भ की विजय, वहां का राजा हुआ करता था वो, मैं चलो आपको इसके सैन्य अभियानों में लिखवाता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके जो इसने विजय की थी, खारवेल पे विजय की, वहां युद्ध लड़ा, वहां ये हार गया, विदर्भ पे विजय की, तो वे पॉइंट लिखवाऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं इसके जो पॉइंट थे इसके बारे में, वो मैंने आपको लिखा दिए। ठीक है भाई, पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो अब देखते हैं इसने क्या क्या मतलब क्या क्या विजय की थी। ठीक है भाई, ये भी महान सम्राट हुआ था। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले टाइम पीरियड नहीं लिखाया था ना, 185 से आपकी ये डायनेस्टी पूरी सुंग डायनेस्टी रहेगी आपकी 75 ईसा पूर्व तक। तो 185 ईसा पूर्व से इसका जो पुष्यमित्र शुंग का टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा आपका 148 ईसा पूर्व, 148 या कुछ में 149 भी है किताबों में, 149 ईसा पूर्व तक। ठीक है भाई, अब होता क्या है, जब मौर्य साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे, जो मतलब इतने सक्षम नहीं थे, जो मतलब कि जैसा मौर्य साम्राज्य चला आ रहा था कि उसको चलाने में, तो होता क्या है उस समय जो मतलब छोटी छोटी सत्ता हुआ करती थी, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। एक तो क्या नाम है विदर्भ था, विदर्भ वाला क्षेत्र, और एक आपका खारवेल वाला क्षेत्र था। खारवेल वाला क्षेत्र, वो खारवेल राजा था वहां का, जो कि आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है आपका, मैंने बताया कलिंग वाला क्षेत्र। ये दो क्षेत्र मतलब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। स्वतंत्र घोषित कर देते हैं तो फिर क्या होता है, ये उनको उसमें मिलाएगा। विदर्भ का राजा हुआ करता था यज्ञसेन। ठीक है भाई, और वहां क्या नाम है आपका कलिंग का राजा हुआ करता था खारवेल। तो ये होगा, तो वे खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे, लेकिन ये उनसे युद्ध करके उनको अपने आप उसमें मिला लेगा खारवेल से, किंतु ये हार जाएगा। और क्या नाम है, आपको मैंने बताया था कि कलिंग को अपने साम्राज्य में सर्वप्रथम कौन मिलाएगा, क्या नाम है, वो मिलाएगा आपका अशोक। लेकिन उस पर आक्रमण किस वंश के संस्थापक ने किया था, जो ये मैंने आपको बताया था, उसकी जानकारी भी आपको हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। इसमें भी कुछ जानकारी आपके हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना उन दोनों पॉइंट में। नंद डायनेस्टी का जो राजा हुआ करता था, मैंने आपको बताया था, उसने क्या नाम है महापद्म नंद ने खारवेल उस पर आपका कलिंग पर हमला किया था। ठीक है भाई, वे पॉइंट और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आपको मैं वैसे कंफ्यूजन वाले पॉइंट छोड़ के नहीं चल रहा हूं। ठीक है, पहली बात तो इसने विदर्भ को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए यज्ञसेन वहां का राजा हुआ करता था, यज्ञसेन से युद्ध किया। और ये जो यज्ञसेन हुआ करता था, इसको मौर्यों ने वहां का शासक नियुक्त कर दिया था, मतलब इसके अधीन ये क्षेत्र छोड़ दिया था मौर्यों ने कि आप यहाँ पे राज करो और हमें अपना हमारा कर देते रहना। तो यज्ञसेन मतलब अब यज्ञसेन जब वे मौर्योत्तर मतलब जो उसके अधिकारी हुए अशोक के बाद उत्तराधिकारी वे उसे दिखने लगा यज्ञसेन को ये तो कमजोर है, इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और वहां का राजा नियुक्त कर दिया खुद को, और सारा करवर अपना मतलब खुद रखने लगा। फिर ये मौर्यों को नहीं भेजने लगा था। ठीक है भाई, विदर्भ को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए इसने यज्ञसेन से युद्ध किया और विजयी हुआ उसमें।
और विजयी हुआ। ठीक है भाई, विजयी हुआ तो इसने ये अपने क्षेत्र में मिला लिया। और इस युद्ध में लड़ा कौन था? इस युद्ध में क्या नाम है, पुष्यमित्र ने अपने लड़के को, पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को युद्ध करने के लिए भेजा था। युद्ध करने के लिए किसने अपने पुत्र को भेजा था? अग्निमित्र को युद्ध के लिए भेजा था। और ये जानकारी कहां से मिलती है? ये जानकारी कालिदास की मां उससे मिलती है। क्या नाम है उसका, जो मैंने अभी बताई थी, मालविका अग्निमित्रम से। यह जानकारी मालविका अग्निमित्रम से, मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। ठीक है भाई। और मालविका जो थी, ये मैं आपको यहीं लिखा रहा हूं, वैसे ये पॉइंट मुझे आपको उसमें लिखवाने थे अग्निमित्र में। जो मालविका थी, इसमें मालविका और अग्निमित्र जो कि इसका पुत्र है पुष्यमित्र का, और मालविका के प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें यह जानकारी मिलती है कि अग्निमित्र ने यहां पर युद्ध लड़ा था विदर्भ में। ठीक है, विदर्भ एक क्षेत्र है। मालविका जो थी, मालविका यज्ञसेन की चचेरी बहन थी। ठीक है भाई, मालविका यज्ञसेन की चचेरी बहन थी। और जब ये युद्ध करने जाएगा वहीं इनको पसंद कर लेगा और इनमें प्रेम संबंध स्थापित हो जाएंगे, और फिर इनकी मतलब ब्याह होएगा और पता नहीं क्या। फिर इसी के ऊपर ये नाटक है मालविका अग्निमित्रम, जिसके रचयिता कालिदास है। मैंने अभी आपको लिखवाएगा। ठीक है भाई। फिर होता है इसका क्या नाम है, ये विजयी करता है, ये युद्ध करता है खारवेल से। कलिंग पर हमला करेगा, कलिंग पर हमला करेगा, कलिंग पर हमला करेगा। और खारवेल वहां का राजा हुआ करता था कलिंग का, और खारवेल से युद्ध में पराजित हो जाएगा, युद्ध में पराजित हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कुछ पॉइंट हो गए। खारवेल से युद्ध में पराजित हो जाएगा। और फिर क्या नाम है आपका, इसके समय दो मतलब यवन आक्रमण होंगे। और यवन आक्रमण की जानकारी आपकी मैंने बताई गार्गी संहिता से मिलती है। यवन आक्रमण होंगे, एक तो मिनांडर का और एक होगा डाइमेट्रियस का। दो यवन आक्रमण होंगे। वे आक्रमण कौन से होंगे आपका? एक तो होगा मिनांडर और डाइमेट्रियस। ठीक है भाई, ये दोनों ही शासक होंगे यवनों में, जो आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये हो गई अभी इसकी पुष्यमित्र के बारे में जानकारी। भाई ग्राफ तो आपको क्लियर हो रहा होगा ना, जो मैंने आपको ड्रॉ करवाया था शुरू में, कैसे कैसे पढ़ा रहा हूं, यवन किधर है और ये इनके समकालीन हुआ करते थे। ठीक है भाई, तो ये हो गया पुष्यमित्र के बारे में जानकारी। फिर इसका पुत्र आएगा अग्निमित्र, और अग्निमित्र के साथ ही कुछ इसके उत्तराधिकारी होंगे, वे लिखवाऊंगा। फिर उसके बाद आपकी कण्व डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, वो पढ़ेंगे आज अपना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपका आगे पढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं अपना, इसके उत्तराधिकारी आएंगे। ठीक है भाई, और ये डायनेस्टी अपने अंत हो जाएगी अभी इसके उत्तराधिकारी के बाद। अब वसुमित्र होगा, जो कि आपका वो कण्व डायनेस्टी का संस्थापक होगा। वो इसके जो मतलब आखिरी संस्थापक होगा, देवभूति, जो मतलब आखिरी राजा होगा इस डायनेस्टी में, उसकी हत्या कर देगा और अपना कण्व डायनेस्टी स्थापित कर देगा। ये अभी देशीय शासक आ रहे हैं, उत्तर भारत में राज कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको मैप के उस ऊपर बताए थे अभी कि कैसे कैसे, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है भाई, तो अब हम यहां लिख देते हैं पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी। ठीक है भाई, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी। ठीक है भाई, सबसे पहले आएगा अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में बता दूंगा, इसने कुछ नहीं किया था ज्यादा। ठीक है भाई, इसका एक ही काम था
इसने विदर्भ की विजय की थी, जो कि मैं आपको लिखवा चुका हूँ, महायुद्ध किया था। और मालविका अग्निमित्र में इस पर नाटक लिखा गया था। ठीक है भाई। पुष्यमित्र मित्र का उत्तराधिकारी, पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र, इसका उत्तराधिकारी इसके ऊपर ही जो नाटक रचित था वो मैंने आपको लिखा दिया। और एक काम इसका विदर्भ की विजय थी, वो भी मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है भाई। और फिर इसके बाद क्या नाम है, इसके बाद कुछ अधिकारी उत्तराधिकारी आएंगे। वो थे, क्या नाम है इसका, वो थे आपके, एक तो था वसुमित्र, एक था आपका वसुमित्र आएगा। आखिरी इसमें जो कि होगा देवभूति होगा। वसुमित्र आएगा, वसु ज्येष्ठ आएगा, ये मैं आपको लिखा देता हूं, वसु ज्येष्ठ। उसके बाद आएगा वसुमित्र, वसुमित्र के बाद आएगा आपका आंद्रक, आंद्रक के बाद आएगा पुलिंदक, पुलिंदक के बाद आएगा इसका घोष, घोष के बाद आएगा आपका क्या नाम है भागवत। ये आप नोट करना, भागवत जो था भागवत। और इसको क्या नाम है, भागभद्र नाम था वैसे इसका, और इसने भागवत धर्म अडॉप्ट किया था। ठीक है भाई, भागभद्र, भागभद्र था इसका नाम। और फिर इसके बाद अंतिम होगा, अंतिम होगा देवभूति, अंतिम होगा देवभूति। और जिसकी हत्या आपका वसुमित्र कर देगा, वसुदेव, वसुदेव कर देगा, जो कि कण्व डायनेस्टी को स्थापित करेगा। ठीक है भाई। भागभद्र, भागभद्र हुआ है इसका नाम, भाग ये था। और इसने भागभद्र ने, भागभद्र ने भागवत धर्म को अपनाया था। ठीक है भाई। और इसके दरबार में क्या नाम है, एक राजदूत आया था जो यवनों का था, वो था आपका, और वो मतलब भागवत धर्म से प्रेरित हो जाएगा। और भागवत धर्म से प्रेरित हो जाएगा तो वो भी मतलब भागवत धर्म को अपना लेगा। भागवत धर्म ये होता है, क्या नाम है आपका, विष्णु, एक आपने शैव धर्म सुना होगा, विष्णु धर्म होगा, उससे ही उसके सिमिलर ही आपका भागवत धर्म है। तो इसके जो आपके यवन हुआ करते थे उनका एक वो होगा राजदूत, वो इसके दरबार में आएगा। वो इससे प्रभावित होकर, क्या नाम है आपका, हेलियोडोरस नाम था उसका, भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस, हेलियोडोरस आएगा। ये हेलियोडोरस कौन था, यवनों का मतलब राजदूत था। जो यवन मैंने आपको विदेशी शासक बताई, भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आएगा और भागवत धर्म से प्रभावित होकर, और भागवत धर्म से प्रभावित होकर होकर उसे अपनाएगा, उसे अपना लेगा। ठीक है भाई। ये हो गए कुछ पॉइंट। और एक पॉइंट आपका पुष्यमित्र शुंग में छूट गया था, जो कि मैं आपको बता रहा। पुष्यमित्र शुंग को मतलब ये माना गया है कि उसको बौद्ध विरोधी था, लेकिन ऐसा साबित भी नहीं होता। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसने, क्या नाम है आपके, सांची के स्तूप पे वेदिकाएं लगवाई थी, वेदिका मतलब बाउंड्री उस पे लगवाई थी। और एक आपका भरहूत स्तूप जो है उसको स्थापित करवाया था, और एक भरहूत स्तूप स्थापित करवाया था। एक अभिलेख है जो मैंने आपको बताया था ना, अयोध्या का अभिलेख, उसमें जो मैंने आपको दो वो बताए थे, दो यज्ञ कराए थे उन्होंने, क्या नाम है पुष्यमित्र शुंग ने, उसकी जानकारी आपकी अयोध्या अभिलेख से मिलती है। और एक अभिलेख है आपका भरहूत का अभिलेख, वो आपका इसने लिखवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। और क्या नाम है, ये पॉइंट मैं लिखवाना क्या आपको बता ही रहा हूं, क्योंकि इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है। ये मानते हैं कि इतिहासकार की एक पॉइंट लिखवा देता हूं, इस पुष्यमित्र
शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं पर 100 दिनारी का इनाम रखवाया था। 100 दिनारी का इनाम रखवाया। ठीक है भाई। और ये मतलब 100 दिनारी है कि 1000 दिनारी आएगा मेडिवल में, वो मेडिवल में बता दूंगा कौन था, यहाँ नहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, 1000 दिनारी है, 100 दिनारी है। तो क्या नाम है, पुष्यमित्र शुंग को ये मानते हैं कुछ इतिहासकार की बौद्ध विरोधी था, कि मतलब बौद्ध भिक्षुओं का इसने संहार भी किया था। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा नहीं था, क्योंकि इसने भरभूत एक अभिलेख लिखवाया था। एक आपका क्या नाम है, इसने वो वेदिकाएं इसने लगवाई थी। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इतिहासकारों में डिस्प्यूट है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। एक इनकी राजधानी और बता दो आपको, राजधानी लिखवाना भूल गया था। राजधानी इनकी 2 राजधानी हुआ करती थी, एक तो पाटलिपुत्र और एक हुआ करती थी इनकी विदिशा। ठीक है भाई, ये पॉइंट भी लिख लेना। विदिशा इन्होंने मतलब सेंट्रल इंडिया को कंट्रोल करने के लिए आई थी, पाटलिपुत्र इनकी हुआ करती थी। ठीक है भाई, क्योंकि पाटलिपुत्र तो मगध पे तो राज करेगा, पाटलिपुत्र तो पहले से ही चली आ रही है। और इसमें मैं पॉइंट देख लेता हूँ कुछ, क्या नाम है, ये हो गया आपका पुष्यमित्र का बेटा निमित्त। ठीक है भाई, ये इसका उत्तराधिकारी भाग, क्या नाम है आपका, और एक हाँ जो ये हेलियोडोरस था, ये जो हेलियोडोरस था इसने क्या नाम है आपके गरुड़ स्तंभ लेख की रचना करवाई थी। ये पॉइंट यहां लिखवा देता हूं, गरुड़ स्तंभ लेख लिखवाया। ठीक है भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गरुड़ स्तंभ लेख लिखवाया था, जो कि आपका भागवत धर्म से वो हो गया था भाई। अब इसका ये हो गया आपकी शुंग डायनेस्टी समाप्त। इसका उत्तर आखिरी होगा, क्या नाम है, देवभूति, इसकी हत्या करके जो आपका वसुदेव है वो आपकी कण्व डायनेस्टी की स्थापना कर देगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कण्व डायनेस्टी पा जाते हैं, जो कि आपकी 75 से 30 ईसा पूर्व तक रहेगी। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाइयों। अब ये डायनेस्टी होगी आपकी समाप्त। अब आ जाते हैं कण्व डायनेस्टी पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका अंतिम शासक देवभूति था, उसकी हत्या कर दी, क्या नाम है आपके, इसने वसुदेव ने, वसुदेव उसका संस्थापक हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं, बस 4 राजा हुए हैं महत्वपूर्ण, चारों में से मतलब नाम ही पूछे हैं और उनका कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं था। और उसमें भी आखिरी आपका सुशर्मन होगा, जिसकी हत्या आपका सिमुख कर देगा और सातवाहन वंश की नींव रख देगा। ठीक है भाई, ये आपका थोड़ा सा ऐसे मैं और वो देता रहता हूँ कि क्या हमने पढ़ा है और क्या आगे पढ़ने वाले हैं, इससे आपकी इमेज सी बनी रहती है, मतलब कंफ्यूजन पैदा नहीं होता हिस्ट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो अब हम देख लेते हैं अपना कण्व वंश। कण्व वंश जैसे कि मैंने आपको बताया 185 से आपका वो था, क्या नाम है, 75 ईसा पूर्व तक, और 185 तक आपका बोया डायनेस्टी चली आ रही थी। तो ये 75 पर वंश समाप्त हो गया आपका देवभूति के टाइम पे। तो इसका 75 ईसा पूर्व से क्या नाम है आपका 30 ईसा पूर्व तक रहेगा। 30 ईसा पूर्व, अभी भी हम यहां तक अभी भी आपका ईसा का जन्म नहीं हुआ। इसके बाद जो वो आएगी आपकी, क्या नाम है, सातवाहन आपकी 30 से 250 ईसा में आ जाएगी अभी ये। ठीक है, और उधर आपका कुषाण आ जाएंगे ईसा में, जो कि आपके विदेशी शासक में थे, वे आपका समकालीन हो जाएंगे। ठीक है भाई, इधर आपके कौन समकालीन थे, हिंद यवन, और आपका क्या नाम है, ये जो मैंने आपको पढ़ाई शुंग डायनेस्टी, ये आपकी वो थी समकालीन। इधर आपकी सातवाहन आ जाएगी, उधर कुषाण आ जाएंगे नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो इसका संस्थापक आपका वो हो जाएगा, अब संस्थापक आपका था, इसका क्या नाम है, वसुदेव। और वसुदेव ने अंतिम शुंग
शुंग सम्राट, सम्राट तो नहीं, राजा लिख देता हूं, अंतिम शुंग राजा देवभूति, देवभूति की हत्या करके इस वंश की नींव रखी। ठीक है भाई, इस वंश की नींव रखी। ठीक है भाई, ये हो गया आपका अंतिम समय। और इसकी जानकारी मतलब इस वंश की जानकारी आपको ज्यादातर हर्षचरित से मिलती है। हर्षचरित से, हर्षचरित किसकी है ये अभी मैं आपको बता गया हूं, बाणभट्ट की है। हर्षचरित से जानकारी प्राप्त होती है, और कहीं भी किसी बुक में। और इसमें मैं लिखवा दूं, इस वंश के 4 राजा प्रमुख थे। ठीक है भाई, इस वंश के 4 राजा, मतलब 4 राजा, जो 4 राजा थे उनका ही इसमें शासन बताया गया है। तो ज्यादा आप देख रहे हो टाइम पीरियड भी नहीं है, तो इस बारे इस वंश का ज्यादा महत्व भी नहीं है। जो पूछा जाएगा वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, जहां से आज तक पूछा गया। बहुत ही रेयर केस हुआ है इस डायनेस्टी से आपका क्वेश्चन आया, लेकिन सिलेबस में तो पढ़नी पड़ती है। इस वंश के 4 राजा थे। 4 राजा कौन कौन थे अभी आपको लिखा रहा हूं। पहला था आपका, इसके थे आपके, एक तो ये हो गया आपका, क्या नाम है, वसुदेव, वसुदेव। दूसरा हो गया आपका भूमिमित्र, भूमिमित्र। ये अग्निमित्र से कनेक्ट मत करने ना, पुष्यमित्र शुंग से कर देना, ये इनमें है आपका कड़म में। आपका वासुदेव हो गया, भूमिमित्र हो गया, और एक आपका इसमें हो गया नारायण, और एक है इसमें आपका जो अंतिम होगा सुशर्मन, जिसकी हत्या कर देगा सुशर्मन। ठीक है भाई, ये 4 राजा हो गए। और अंतिम वंश जो होगा, इसका मतलब राजा सुशर्मन की हत्या आपका सिमुक कर देगा, और सुशर्मन मन की हत्या सिमुक कर देगा, और सातवाहन वंश की नींव रख देगा, और सातवाहन वंश की नींव रख देगा। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी कनौज डायनेस्टी के बारे में जानकारी। सातवाहन डायनेस्टी आज नहीं पढ़ते, जो मैंने आपको देशी शासकों में आपको जो आपको कलिंग की बताई थी, चेदी, जिसका राजा आपका खारवेल हुआ करता था, उसके बारे में कुछ पॉइंट है, वो भी छोटी सी डायनेस्टी है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर अपना कल पढ़ेंगे अपना सातवाहन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। फिर अब देखते हैं आपका चेदी वंश। ठीक है भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अभी सर रफ कर देते हैं। तो आ जाओ भाई, इसमें अब आ जाते हैं, जल्दी से देख लेते हैं चेदी वंश, चेदी वंश। ठीक है भाई, इसका संस्थापक आपका क्या नाम है, महामेघ वाहन। संस्थापक महामेघ वाहन था। ठीक है भाई, और इसका प्रसिद्ध राजा खारवेल हुआ करता था। ठीक है भाई, प्रसिद्ध राजा खारवेल हुआ करता था, खारवेल था। ठीक है भाई, और क्या नाम है, इस वंश की जानकारी आपको कहां से मिलती है, इस वंश की प्रमुख जानकारी आपको हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक है भाई, और क्या नाम है, इसने क्या नाम है, जो आपके ऋषभ देव थे, आपका खारवेल, मगध से आपके जो ऋषभ देव की मूर्ति थी वो वहां से लाने में सक्षम हुआ था। ठीक है भाई, खारवेल मगध से
ऋषभ देव की, ऋषभ देव की मूर्ति लाने में सक्षम हुआ था। ठीक है भाई। और इस मूर्ति को वापस कौन ले गया था? जो कि आपका महापद्म नंद था, जिसको मैंने आपको नंद डायनेस्टी में बताया था कि उसने उसको कलिंग पर हमला किया था। ठीक है, लेकिन मिलाएगा कौन आपका? अपने साम्राज्य में अशोक मिलाएगा। ठीक है, और इसको वापिस महापद्म नंद ले गया था। ठीक है भाई, महापद्म नंद ले गया था। और क्या नाम है? हाथी गुम्फा अभिलेख में और क्या मिलता है कि मतलब ये मिलता है कि जैनों को, हाथी गुम्फा लिखा देता हूं, हाथी गुम्फा अभिलेख से जैनों को ग्राम मतलब गांव दान में देने का जिक्र है। ग्राम दान में देने का जिक्र है। ठीक है भाई। और क्या नाम है? खारवेल ने कुछ गुहा विहार, खारवेल ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है खारवेल के बारे में, खारवेल ने बहुत सारे क्या नाम है, गुहा विहार दान में दिए थे, जैनों को दिए थे। ठीक है भाई, जैनों को। ठीक है भाई, इसने क्या नाम है, एक तो आपका उदयगिरी में दिए थे इसने, क्या नाम है, 16 नहीं, उदयगिरी के इसने 16 गुहा विहार दिए थे। और एक था आपका उदयगिरी के साथ चंदगिरी में इसने आपके क्या नाम है 16 दिए थे। ठीक है भाई, उदयगिरी था एक आपका, एक था खंडगिरी, एक तो आपका क्या नाम है उदयगिरी के इसने दिए थे 19 दान में, और खंडगिरी में इसने दिए थे 16 गुहा विहार दान में दिए थे, गुहा विहार दान में दिए थे। तो भाई ये जो भी हम पढ़ रहे थे, ये हमारा ब्राह्मण क्या नाम है, ब्राह्मण वंश थे सारे। तो जो कि मैंने आपको उससे बताई दिया था, मौर्योत्तर पीरियड में आते हैं। इधर वाले मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें सातवां रह गया, कल अपना सातवां पढ़ेंगे। थोड़ी सी बड़ी डायनेस्टी है, थोड़ा सा उनका विस्तार ज्यादा था, मतलब थोड़ी सी चर्चा ज्यादा है। और हाँ, इस हाथी गुम्फा अभिलेख में आपको जो मैंने दक्षिण भारत में बताए चेर चोर पांड्या, उसका भी जिक्र है। हाथी गुम्फा अभिलेख में दक्षिण भारत के चेर चोल पांड्या का जिक्र है। ठीक है भाई, ये कुछ पॉइंट हो गए आपके, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कुछ बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाइयों, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाने में मैं सक्षम रहूँगा। जैसे कि इस टाइप से, जैसे मैंने बताया, मैं कह रहा हूँ भाई किसी ने नहीं समझाएगा, क्योंकि खुद के नोट्स बनाता हूँ, खुद से पढ़ता हूँ, ऐसे ही तुम्हें बता रहा हूँ जैसे खुद को समझाता हूँ भाई। यहाँ पर आकर ना, सही बता रहा हूँ, इतना कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों में हिस्ट्री को लेके कि कौन सी डायनेस्टी कैसे कैसे चल रही है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक दूसरे के समकालीन, एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं, पता ही नहीं लग पाता, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा राजा किसका है कौन सा नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा आपको आगे चल के राजपूत काल में भी होगा, वहां भी बिल्कुल ऐसे समझा दूंगा, पता नहीं चलेगा कैसे समझाया। ठीक है भाई, इन डायनेस्टी में बहुत वो होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की होगी भाई। अगर आपको समझ आया तो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना, और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जरूर जो भी मतलब इस फील्ड में तैयारी कर रहे हो। ठीक है भाई, और जैसे कि कहा था 500 की फैमिली बहुत जल्दी करने वाले हैं हम। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।